स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। वक्त हो गया है इंडिया डेली के खास कार्यक्रम ग्राउंड रिपोर्ट का, जिसमें इंडिया डेली के रिपोर्टर हर खबर ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचाते हैं, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देते हैं। शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में शिवाजी की मूर्ति टूटने पर पीएम मोदी ने माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि इस घटना पर मैं सिर झुकाकर माफी मांगता हूं। वहीं उद्धव गुट का कहना है कि महाराष्ट्र की नाराजगी के बाद पीएम मोदी की ये माफी सामने आई है। विपक्ष के सवालों के बीच महाराष्ट्र पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने के लिए माफी मांगी। उन्होंने कहा कि शिवाजी हमारे लिए सिर्फ एक नाम नहीं है, शिवाजी हमारे आराध्य देव हैं। सिंधुदुर्ग में जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं सिर झुकाकर माफी मांगता हूँ। पिछले दिनों सिंधुदुर्ग में जो हुआ, मेरे लिए, मेरे सभी साथियों के लिए, हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ राजा महाराजा राजपुरुष मात्र नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2013 में जब बीजेपी ने उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया था तो सबसे पहले उन्होंने रायगढ़ में छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि पर जाकर एक भक्त की तरह नई शुरुआत की थी। मोदी ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि वो उनके लिए भगवान हैं। वहीं इस पूरे मामले पर उद्धव गुट ने कहा कि महाराष्ट्र की नाराजगी के बाद पीएम की माफी सामने आई। महाराष्ट्र में अब उद्धव ठाकरे और बीजेपी दोनों साथ नहीं हैं। आने वाले चुनाव में बीजेपी और शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे आमने सामने होंगे। ऐसे में विपक्ष का आरोप है कि शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने के बाद जो बवाल मचा है उसे नरेंद्र मोदी ने कहीं न कहीं माफी मांगकर शांत करने की कोशिश की है। ढोल नगारों के बीच चंपई सोरेन पूरे जोर शोर से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। चंपई सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा से रिश्ता तोड़ लिया है, इस्तीफा दे दिया है। शिबू सोरेन को ये बता दिया है कि अब इस पार्टी में कोई सुनने वाला नहीं, पार्टी अपनी नीतियों से, सिद्धांत से भटक गई है। ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी का दामन मैं थाम लूंगा। और चंपई सोरेन ने एक नया अध्याय झारखंड की राजनीति में शुरू कर दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ने के 2 दिन बाद पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन शुक्रवार को बीजेपी में शामिल हो गए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की मौजूदगी में सोरेन बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हुए। इस दौरान उनका जोरदार स्वागत किया गया, जिससे सोरेन कुछ समय के लिए भावुक भी हो गए। तो बोल दिया झारखंड को भी विकास और बांग्लादेश घुसपैठिया को निश्चित रूप से रुकेगा। पार्टी में रूल क्या रहेगा? वो पार्टी तय करेगा हमको किस तरह का काम देते हैं, उस तरह से हम ईमानदारी के पूर्वक काम करेंगे। आदिवासी नेता चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने को राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी की बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि इससे राज्य के अनुसूचित जनजाति वर्ग में बीजेपी को अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश में बल मिलेगा। ये समुदाय जेएमएम का मुख्य आधार रहा है। भारतीय जनता पार्टी में झारखंड के गठबंधन की बेईमान भ्रष्ट सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए आए हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। टाइगर अभी जिंदा है, वो टाइगर है झारखंड के, और उनके साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी अब अपनी सरकार बनाएगी और बेईमान और भ्रष्ट सरकार गठबंधन की, उससे झारखंड को मुक्त करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की वर्तमान कार्यशैली और नीतियों ने उन्हें पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर किया है, जिसकी उन्होंने कई सालों तक सेवा की है। अलग झारखंड राज्य के लिए 2090 में हुए आंदोलन में उनके योगदान के लिए उन्हें झारखंड का टाइगर भी कहा जाता है। हेमंत सोरेन ने अपने तरीके से झारखंड में दांव खेला है। चंपई सोरेन की जगह पर रामदास सोरेन को मंत्री बना दिया है। चंपई सोरेन अब भारतीय जनता पार्टी का झंडा थाम कर अब भारतीय जनता पार्टी की आवाज बुलंद करेंगे, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारों को बुलंद करेंगे। लेकिन देखना यह है कि चंपई सोरेन को झारखंड की जनता इस नए अवतार में कितना स्वीकार कर पाती है, और क्या हेमंत सोरेन को आने वाले वक्त में चंपई सोरेन के जाने का खामियाजा भुगतना पड़ता है। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में बैठे ये 10 वो स्कैमर्स हैं, वो जालसाज हैं जो साइबर क्राइम के जरिए लोगों को करोड़ों रुपए का चूना अब तक लगा चुके हैं।
देश की राजधानी में बढ़ते साइबर ठगी के मामलों को देखते हुए दिल्ली पुलिस के साइबर विंग के साउथ वेस्ट जिले की ओर से स्पेशल साइबर ऑपरेशन चलाया गया। इस ऑपरेशन में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। साइबर टीम ने 6 खास मामलों को लेकर कई राज्यों में छापेमारी कर 18 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने अभी तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 10 लोग यहां पर मौजूद हैं। बाकी जो 8 लोग हैं उनको अभी गिरफ्तार करके बाहर से दिल्ली लाया जा रहा है। साउथ वेस्ट जिले की साइबर सेल की ओर से राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में साइबर अपराधियों को पकड़ने के लिए छापेमारी की गई। ये छापेमारी ऑनलाइन शेयर मार्केट निवेश, टेलीग्राम के जरिए घर से ऑनलाइन काम करने के नाम पर ठगी करने, फर्जी कस्टमर केयर नंबर के जरिए ठगी करने और दूसरे ऐप के जरिए धोखाधड़ी करने और ड्राइव ट्रैक प्लस कार्ड जालसाजी से जुड़े मामलों को लेकर दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने ये कार्रवाई की। 18 एक्यूज्ड को नैप किया। इसमें करीब 6.9 करोड़ का इसमें फ्रॉड हो रखे हैं। 148 जो साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल की कंप्लेंट्स इसमें लिंक हो रहे हैं और ये हर तरीका का इसमें क्राइम था। हर तरीका राइट फ्रॉम इम्पर्सोनेशन से, वर्क फ्रॉम होम से, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट से। इन आरोपियों से दिल्ली साइबर सेल की टीम पूछताछ कर रही है और पूछताछ के आधार पर ही आने वाले समय में और जगहों पर छापेमारी की संभावना है। छापेमारी के दौरान पुलिस को कई मोबाइल फोन और धोखाधड़ी से जुड़े दूसरे दस्तावेज मिले हैं। 80 से ज्यादा जो साइबर क्राइम के मामले हैं वो दिल्ली पुलिस ने सुलझाए हैं और दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि आगे जब और गिरफ्तारियां होंगी तो और ज्यादा ये जो मामले सुलझने की जो संख्या है ये कहीं ज्यादा बढ़ सकती है। राजधानी दिल्ली के प्रेम नगर थाना इलाके से संदिग्ध परिस्थितियों में बंद कमरे में एक युवक का शव बरामद होने से सनसनी फैल गई। जैसे ही स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई। दिल्ली के प्रेमनगर थाना इलाके के एक घर से शुक्रवार को तेज बदबू आने लगी। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो देखा कि घर का दरवाजा बंद था। जिसके बाद पुलिस दरवाजा तोड़कर घर के अंदर दाखिल हुई तो देखा घर में एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर क्राइम की टीम को बुलाया गया। मौके पर पहुंची क्राइम टीम ने सभी सबूत जुटाए, जिसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नजदीक के अस्पताल भेज दिया गया। मतलब ये घटना अड़ोसी पड़ोसी ने बताया जा करके कि भाई आपके मकान में बदबू मार रही है और वहाँ पे जा करके देख लो क्या है क्या नहीं है, कि कौन है कौन नहीं। तो बताया कि मेरे को अंदर से एक कुंडी लगी हुई है, कोई आवाज़ दे रहे हैं तो आवाज़ ही नहीं आ रही है। मैंने कहा चलो फिर मैं आकर के देखता हूँ। अब मैं आया था तो मैंने देखा भी अड़ोसी पड़ोसी भी थे सब लोग, और फिर मैंने पुलिस को कॉल किया। कॉल करने के बाद में उसमें मतलब दरवाज़ा तोड़ करके उसमें देखा है कि भाई बॉडी पड़ी है धरती पर, जमीन पर। मृतक की पहचान 35 साल के रिंकू के रूप में हुई है। आसपास के स्थानीय लोगों ने बताया कि मृतक सिलाई का काम करता था और कभी कभार ही घर आया करता था और वो इस घर में अकेला ही रहता था। हालांकि मृतक शादीशुदा था और इसके बच्चे भी थे, लेकिन फिर भी वो वहाँ अकेला ही रहता था। फिलहाल अभी ये कहना मुश्किल है कि ये हत्या है या आत्महत्या या फिर कोई हादसा, क्योंकि जिस परिस्थिति में शव बरामद किया गया है वो जांच का विषय है। लिहाजा पुलिस की जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर मामला क्या है। हालांकि जिस तरह से शव से बदबू आ रही थी उससे आशंका जताई जा रही है कि करीब 2 से 3 दिन पहले इस शख्स की मौत हो गई थी। बहरहाल इस संबंध में अभी पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। लिहाजा इस पूरे मामले का खुलासा पुलिस जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। पॉलिटिकल स्लीपर सेल, जी हाँ, बिहार की राजनीति से देश की राजनीति को एक नया राजनीतिक शब्द मिला है और ये शब्द देने वाले हैं भाजपा के दिग्गज नेता और केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पश्चिम बंगाल में डॉक्टर के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या पर विपक्ष को घेरा है। उन्होंने कहा कि ममता बंगाल में खेल रही हैं। ममता बनर्जी के साथ आरजेडी प्रमुख लालू यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी खड़े हैं। गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी को साउथ कोरिया के शासक जैसा बताया है। बंगाल में ममता बनर्जी हार चुकी हैं, अपनी लोकप्रियता खो चुकी हैं, इसीलिए वो असंवैधानिक बातें बोल रही हैं, संघीय ढांचा को तोड़ रही हैं। तो नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं किम जोंग, वो अपने विपक्ष को बर्दाश्त नहीं करते। उसी तरह ममता बनर्जी अपने विपक्ष की बात को बर्दाश्त नहीं करती।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान पर कांग्रेस का बड़ा पलटवार सामने आया है। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने कहा है कि गिरिराज सिंह को कोई गंभीरता से नहीं लेता। आतंकवादी की भाषा बोलते हैं, जब मुंह खोलते हैं तो गड़बड़ बोलते हैं, सिर्फ समाज को तोड़ने वाला बयान देते हैं। गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्री नहीं, कचरा मंत्री है। इससे पहले भी उनको बड़ा विभाग मिला था, ग्रामीण विकास विभाग। एक को दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस ग्रामीण विकास विभाग पर सुने आप? किसी रोड और सड़क योजना के बारे में बोले आप? और नहीं बोले, क्योंकि उनको गंभीरता से बिहार और देश के लोग लेता ही नहीं है। जब मुंह खोले तब गड़बड़ बोले। 100 मन चंदन लगाते हैं, 100 मीटर के चुड़की बढ़ाते हैं, 2.5 किलो मुर्गा खाते हैं, आतंकवादी की भाषा बोलते हैं। ये गिरिराज सिंह है। देश में पिछले कुछ दिनों में ट्रेनों के बेपटरी होने की घटनाएं सामने आई हैं, जिसको लेकर रेलवे सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ आम लोगों को सोचने को मजबूर कर दिया है। इस बीच पाकिस्तानी आतंकवादी फरहतुल्लाह घोरी ने एक वीडियो जारी करके अपने स्लीपर सेल से दिल्ली, मुंबई और देश के दूसरे हिस्सों में बड़े पैमाने पर ट्रेनों को पटरी से उतारने का आह्वान किया है। वहीं इस मामले में बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पाकिस्तानी आतंकवादी की ओर से भारत में स्लीपर सेल के द्वारा रेलवे पटरी को उखाड़ने और हिंदू नेताओं को टारगेट करने की धमकी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आतंकवादी का स्लीपर सेल तो है ही, लेकिन भारत की पॉलिटिकल स्लीपर सेल की इस पर जुबान बंद हो जाती है। इस समय न राहुल गांधी की जुबान खुलेगी, न लालू यादव की जुबान खुलेगी, न तेजस्वी यादव की जुबान खुलेगी और न किसी टुकड़े टुकड़े गैंग की जुबान से कुछ बोला जाएगा। राहुल गांधी जी हापुड़ नजर आता है, उनको फर्रुखाबाद नजर आएगा, लेकिन बंगाल की डॉक्टर बेटी के गैंगरेप पर इनकी जुबान नहीं खुलेगी और ये भी बलात्कारियों के साथ खड़े दिखेंगे, चाहे राहुल गांधी हो चाहे अखिलेश यादव हो। फिलहाल गिरिराज सिंह ने एक बड़ा हंगामा खड़ा किया है। उनका ये आरोप है कि देश में रेलवे की घटनाएं एक साजिश का हिस्सा है और इस पे कई दलों के राजनेता खामोश रहते हैं। बहराइच के महसी इलाके में एक नरभक्षी भेड़िए के पकड़े जाने के बावजूद अभी भी भेड़ियों का आतंक ग्रामीणों के मन से बाहर नहीं निकल रहा। ग्रामीणों का मानना है कि अभी भी इस इलाके में 4 से 6 भेड़िए मौजूद हैं। लिहाजा वन विभाग की 11 टीमें इस इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। उत्तर प्रदेश में बहराइच जिले के महसी इलाके में आतंक मचाने वाले नरभक्षी भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग की 11 टीमें लगाई गई हैं। कल झुंड के चौथे भेड़िए के पकड़े जाने के बाद आज हरदी थाना क्षेत्र के मैकू का पुरवा में भेड़िए के होने की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और ड्रोन से लोकेशन लेने का प्रयास कर रही है। सर, अभी ड्रोन से दूसरे इलाके में आप लोग भेड़िया खोजने का प्रयास कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि क्या लोकेशन मिल पाई है? अभी तो हम ग्रामीणों की सूचना पर जा रहे हैं। जी, लोकेशन नहीं मिली है, एक संभावना है, उसको कंफर्म करने जा रहे हैं। बिल्कुल जल्द ही सफलता हासिल करेगी। हालांकि डीएफओ अजीत प्रताप सिंह ने बताया कि कोई लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रही है। लगातार ग्रामीणों की ओर से दी जा रही सूचना पर वन विभाग की टीम पूरे सिस्टम के साथ जगह जगह नरभक्षी भेड़िए की तलाश में जुट गई है। एक तरफ वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि केवल 2 भेड़िए बाकी रह गए हैं, जबकि ग्रामीणों ने अभी 4 से 5 भेड़िए होने की आशंका जताई है, जिससे पूरे इलाके में दहशत है। हालांकि वन विभाग का मानना है कि इलाके में सिर्फ 2 ही नरभक्षी भेड़िए छुपे हुए हैं, जिनकी तलाश में ड्रोन तक की मदद ली जा रही है। जो पीड़ित के परिजन हैं या उनके रिश्तेदार हैं, उनका कहना है कि जो आरोपी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और उसके साथ कई और युवक भी थे, उनको भी पुलिस को अरेस्ट करना चाहिए। इनका आरोप ये भी है कि पुलिस मदद करने के बजाय उल्टा लाठीचार्ज कर रही है। गाजियाबाद के थाना लिंक रोड के सूर्यनगर में 14 साल की नाबालिग के साथ रेप की खबर सामने आई है, जहां कबाड़ी का काम करने वाले फैजान ने नशीला पदार्थ सूंघाकर पहले नाबालिग को बेहोश किया और फिर उसके साथ रेप किया। आरोप यह भी है कि जब वो रेप करके भाग रहा था तब लोगों ने उसके साथ और भी कई लड़कों को देखा। पुलिस मौके पे पहुंचती है तो वहाँ शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि उसकी जो पुत्री है उसके साथ किसी ने गलत काम किया है और इसी सूचना का संज्ञान लेते हुए तुरंत ही पुलिस ने जो पीड़िता है उससे पूछताछ की, तो उसमें पीड़िता द्वारा बताया गया कि उसी की गली में रहने वाला एक कबाड़ी है जिसके द्वारा घर में घुस के उसके साथ मारपीट की गई
और उसने उसके साथ गलत काम किया। तुरंत ही इसका संज्ञान लेते हुए टीमों का गठन करके जो सस्पेक्टेड कबाड़ी का काम करने वाला लड़का था उसको पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। वादी की जो पीड़िता द्वारा उस लड़के की पुष्टि की गई कि यही था। इस घटना के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। वहीं घटना का मुख्य आरोपी फैजान गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस को अब फैजान के 3 साथियों की तलाश है। लोगों का गुस्सा इतना भड़क गया कि आरोपी की कबाड़ी की दुकान के बाहर रखे सामान और गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की, आगजनी और बवाल भी हुआ। देर रात भीड़ को सड़क से हटाने और मामले पर कंट्रोल करने के लिए पुलिस को प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज तक करना पड़ा। इसमें कई लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने अब आगजनी तोड़फोड़ करने वालों पर भी मुकदमा दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दंगा भड़काने वाले लोगों की तलाश की जा रही है। आज गाजियाबाद में नहीं, पूरे देश में इस घटना की चर्चा हो रही है। ये पूरा हिंदू समाज को झंझोड़ने वाली घटना है। इससे बड़ा हिंदू समाज आहत हुआ इस घटना से, जो 14 साल के बच्चे के साथ जो घटना हुई है। तो मेरा तो आपके माध्यम से यही अपील है, अधिकारियों से भी मेरी अभी बात हुई है, मैं अभी मिलकर आया हूँ, तो उनसे भी हमारी यही मांग है, पूरे हिंदू वाहिनी के हिंदू संगठनों की, पूरे हिंदू समाज की यही मांग है कि दोषियों के घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए और जो भी दोषी होगा उनका तत्काल प्रभाव से एनकाउंटर हो, और नहीं एनकाउंटर होता तो जो दोषी हो वो हिंदुओं को के छोड़ दिया जाए। हिंदू समाज अपने आप उनसे बदला लेने का काम करेगा। आपको बता दें कि पीड़िता लिंक रोड थाना इलाके में अपने परिवार के साथ रहती है। उसके पिता ई रिक्शा चलाते हैं। आरोप है कि बुधवार शाम पड़ोस में काम करने वाला फैजान दीवार फांद कर घर में आ घुसा और नाबालिग के साथ रेप किया। पुलिस ने उसी दिन तहरीर मिलते ही मुकदमा दर्ज कर फैजान को गिरफ्तार कर लिया था। दो लड़के फिर अंदर को और भी आए हैं, लड़की ने भी कही है, कहाँ 3 जने आए थे, मेरे को भाग गए एकदम निकल के। अब पता नहीं बाहर और भी थे, बंदे नहीं थे। उसने कौन सी बाहर जाकर तू देखा है, जो तो वो इसकी हाल में पड़ी। किसी ने उनको अंदर आते जाते किसी ने और बात देखा, वो लड़का था, वो भाग गया घर से बाहर निकल के, कुछ नहीं देखा। उसी लड़की नहीं देखा था, कुछ देखा था, ये लड़के नहीं देखा था, लड़का एकदम भाग के निकल के बाहर निकल गई कि अगर तूने किसी से कही तो तुझे जान से मार देंगे। नहीं, धमकी किसने दी? मौका देख के भागा है। इस लड़के ने रेप कराया, उसने धमकी दी है कि बाहर जाके मत बोलियो किसी से, तो इसने एकदम बाहर भाग के निकल गया, अपने चाचा को बुलाने गया। जब हम अपनी बात का विरोध कर रहे हैं तो कम से कम पुलिस को सुनना चाहिए। पुलिस आगे आकर के उन आरोपियों पर कार्रवाई करे। खाली लाठी चार्ज करके घायल कर देने से या आवाज दबाने से न्याय नहीं मिलेगा। और ये लोग सरकार से भी कह रहे हैं कि जो आरोपी हैं उनको सीधे फांसी की सजा दी जाए, जिससे कि आरोपियों में डर पैदा हो और महिलाएं बाहर निकलकर सुरक्षित महसूस कर सकें।